everyone, welcome to your channel Concept Buildup. I am your educator Ritu. Now let's talk about the research problem. What is research problem? Research problem क्या है? Research problem का मतलब है कि जब भी आप कुछ लिटरेचर सर्वे कर रहे हैं, आपने बहुत सारे लिटरेचर को रिव्यू किया और फिर आप एक कंक्लूजन निकाल के ला रहे हैं कि ये एक प्रॉब्लम बन रही है हमारी सोसाइटी में और इस प्रॉब्लम को हमें इरेडिकेट करना है, तो उसको आप बोलते हैं रिसर्च प्रॉब्लम। बट प्रॉब्लम क्या है कि उसके भी कुछ कंपोनेंट्स हैं। एक रिसर्च प्रॉब्लम होने के भी कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ बातों को आपने ध्यान में रखना है। और वो कंपोनेंट्स क्या है? सबसे पहला कंपोनेंट अगर हम देखें रिसर्च प्रॉब्लम का, दैट इज द इन्वायरमेंट। आप जब भी कोई प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना है? आपको पहले उस इन्वायरमेंट को देखना है जहाँ पर कि एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में कोई ना कोई दिक्कत आ रही है बार बार, तो एक इन्वायरमेंट की बात हम वहाँ पे ज़रूर करते हैं। सेकंड, इंडिविजुअल या ग्रुप। जो आप प्रॉब्लम ले रहे हैं, इंडिविजुअल और ग्रुप से मतलब क्या है कि जो आपने बोला कि ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है और हमें इस चीज़ को हटाना है, तो ये दिक्कत किस पे आ रही है? किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे आ रही है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स पे आ रही है या कोई ऑर्गेनाइजेशन पे आ रही है, तो आपको ये देखना है। ये भी एक कंपोनेंट है दूसरा रिसर्च प्रॉब्लम का। थर्ड कंपोनेंट क्या हो जाता है? ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है एम। आपका क्या एम है आपके रिसर्च करने का? आपका जो प्रॉब्लम जो आपने हाइपोथेसिस दिया है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, किस किस चीज़ पे काम हो सकता है। ध्यान रहे वो काम मतलब रिपीट ना हो, आपको कुछ नया काम लेकर आना है। करेक्ट? आपने रिव्यू किया और आपको क्या करना है? एक न्यू वर्क लेकर आना है, एक न्यू इनिशिएटिव लेकर आना है, तो आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके जो रिसर्च प्रॉब्लम आप ले रहे हैं उसमें कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स भी हो। फोर्थ क्या आता है? ऑल्टरनेटिव मीन्स। फोर्थ आता है अपना ऑल्टरनेटिव मीन्स। ऑल्टरनेटिव मीन्स का यहाँ पर मतलब है कि सपोज आपने 4 ऑब्जेक्टिव लिए, करेक्ट? आपने 5 ऑब्जेक्टिव, 5 मान के चलते हैं, 5 ऑब्जेक्टिव लिए। आपके 3 ऑब्जेक्टिव्स तो फुलफिल हो गए, बट दिक्कत आ रही है 2 में। बट दिक्कत क्या आ रही है? 2 में। 2 में से एक हो रहा है, एक नहीं हो रहा, मतलब एक दूसरे का ऑल्टरनेटिव है। तो हमेशा हम ये भी बोलते हैं कि हमें लाइफ में एक ऑल्टरनेटिव हमेशा लेकर चलना चाहिए कि अगर एक नहीं हुआ तो हम डिप्रेशन या टेंशन इन सब कंडीशंस में ना आए और हम दूसरे पाथ की तरफ अग्रसर करें। तो इसी तरह से रिसर्च में भी है कि आप अगर कुछ ऑब्जेक्टिव्स ले रहे हैं तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऐसे भी लें जो ऑल्टरनेटिव वे में आप लें कि अगर ये नहीं हुआ तो हम इस पे जा सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोच के चल रहे हैं डिट्टो वैसा ही हो, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, तो ये तो फिर रिसर्च ही है। जब लाइफ ही अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है तो रिसर्च में तो बहुत कुछ है जो अनप्रेडिक्टेबल हमें देखने को मिलता है। तो इसीलिए यू हैव टू टेक सम ऑल्टरनेटिव्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो। सो दीज आर द कॉम्पोनेंट्स। कौन कौन से हो गए रिसर्च प्रॉब्लम के कॉम्पोनेंट्स? एक तो इन्वायरमेंट का ध्यान रखना है आपको, क्या इन्वायरमेंट में क्या दिक्कत आ रही है बार बार। अब वो दिक्कत किसी इंडिविजुअल या ग्रुप से रिलेटेड है या नहीं है, ठीक है, वो भी हो गई। फिर आपको ध्यान रखना है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारा मेन एम क्या है स्टडी करने का, हमारा मेन एम क्या है रिसर्च करने का, वो एम्स को आपको डिफाइन करना है अच्छे से। फिर फोर्थ हो गया ऑल्टरनेटिव, कि अगर हमारा एक एम पूरा नहीं हो रहा है, हम दूसरे एम की तरफ जा सकते हैं। वी कैन स्विच टू द अदर एम। अब हम उसी पे स्टक रह जाएंगे, वो उसमें हमने कम से कम 8 साल वेस्ट कर दिए, 10 साल वेस्ट कर दिए, तो दैट इज़ द वेस्टेज ऑफ टाइम। यू कैन गो विद द अदर एम ऑल्सो, राइट? तो ये ऑल्टरनेटिव होना भी बेहद ज़रूरी है। फिर आता है कि जब आप एक रिसर्च प्रॉब्लम को सेलेक्ट करते हैं, तो ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम व्हाट यू हैव टू थिंक इन योर माइंड। सेलेक्टिंग द रिसर्च प्रॉब्लम इज़ अ डिफिकल्ट टास्क बिकॉज आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। और वो बातें हमने पार्ट 1 में भी डिस्कस करी थी कि एक अच्छे रिसर्च के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। वही यहाँ पे हम सिलेक्शन में लगाएंगे कि एक अच्छे रिसर्च प्रॉब्लम के क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। जो आप रिसर्च प्रॉब्लम ले रहे हैं, जो आप हाइपोथेसिस दे रहे हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होने चाहिए। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक तो यही है कि आपका वो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल हो,
किसी कंट्रोवर्सी से उसका कोई लेना देना नहीं हो, कोई रिलीजन को आप स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, किसी के सेंटिमेंट्स को आप हार्म नहीं कर रहे हो, तो आपका मेन एम क्या होना चाहिए कि मुझे किसी के सेंटिमेंट्स को हार्म नहीं करना। तो इट शुड बी नॉन कंट्रोवर्शियल, नंबर 1। सेकेंड आपका हो सकता है कि इट शुड इन्वॉल्व लो रिसोर्सेस। मैंने क्या बोला कि सिलेक्शन के टाइम पे व्हाट यू हैव टू थिंक, सिलेक्शन के टाइम पे सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम का जब आप सिलेक्शन कर रहे हैं, सबसे पहला देखिए कि वो नॉन कंट्रोवर्शियल हो, नॉन कंट्रोवर्शियल, इट शुड नॉट हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ अ पर्सन, रिलीजन, ग्रुप, सेक्स, इंडिविजुअल, जेंडर एक्सेट्रा, करेक्ट। सेकेंड आता है इट शुड इन्वॉल्व लो रिसोर्सेस, इट शुड इन्वॉल्व लो रिसोर्सेस। लो रिसोर्सेस का मतलब है कि भारी भरकम वाला काम नहीं करना है, ऐसा काम करना है जो पर्याप्त समय में कंप्लीट हो, जिसे पर्याप्त ही इक्विपमेंट्स चाहिए, जिसकी रिक्वायरमेंट्स भी पर्याप्त हों। तो ऐसा करना है कि मतलब कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम हमें मिल जाए। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रख के चलना है। तो इट शुड इन्वॉल्व व्हाट, लो रिसोर्सेज। फिर क्या होता है कि उसमें कोई ऑब्जेक्टिविटी हो, करेक्ट, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए आपके रिसर्च में, आपका कुछ एम होना चाहिए कि हमें ये काम करना है। तो इट शुड हैव ऑब्जेक्टिविटी। इट शुड बी लॉजिकल, यस, लॉजिकल होनी चाहिए आपकी रिसर्च, ऐसे ही नहीं कि आपने कुछ भी उठा के दे दिया। तो एक लॉजिकल रिसर्च भी कि आपने जो प्रॉब्लम सोचा है ये प्रॉब्लम लॉजिकल तो है। आप पहले जब आप कोई भी प्रॉब्लम बनाएंगे कि यार मैंने तो ये लिटरेचर का सर्वे किया और इससे मुझे ये समझ में आया, जब मैंने कंपैरेटिव स्टडी की इससे मुझे ये समझ में आया कि ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे नहीं कोई भी प्रॉब्लम उठा लेनी बिना सर पैर हाथ की, ऐसे ही नहीं, मतलब उसका कोई लॉजिक हो, उसका कोई यूज़ हो हमारी सोसाइटी में, तो ऐसी ही प्रॉब्लम उठानी है आपको। तो आप ये एक अच्छे रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। सो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू कंसिडर बिफोर कंक्लूडिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, करेक्ट। तो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है उस टाइम। सो अब हम बात करते हैं ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको इन्वॉल्व करके हम किसी रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट आर द टेक्निक्स विच आर इन्वॉल्व्ड टू डिफाइन अ रिसर्च प्रॉब्लम। नंबर 1 टेक्निक इज लिटरेचर सर्वे। सबसे पहली टेक्निक क्या है? लिटरेचर सर्वे। देखिए, यू हैव सफिशिएंट लिटरेचर, ठीक है, आप गूगल स्कॉलर पे देखिए, आप पबमेड पे देखिए, आप स्कोपस पे देखिए, आपके पास बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है पढ़ने के लिए। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको बैठने की क्षमता होनी चाहिए कि इतने 2 to 3 आवर्स, 8 to 10 आवर्स आपको बैठने की क्षमता होनी चाहिए। आप धीरे धीरे करके अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। पहले 1 घंटा बैठिए, फिर 2 घंटा बैठिए, फिर जब आपको खुद ब खुद अपने टॉपिक पे इंटरेस्ट आने लगेगा, देन आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी टू सिट एंड टू स्टडी द लिटरेचर इमेंसली। तो आपको क्या करना है, लिटरेचर को पढ़ना है, थॉरली आप पढ़िए उसे, जो भी आपको आपके टॉपिक से रिलेटेड मिल रहा है उसकी थॉरली स्टडी कीजिए, उस पर क्या काम हो चुका है, उस पर क्या काम होना चाहिए और एट प्रेजेंटली क्या काम हो रहा है। तो आपके पास बहुत सारा लिटरेचर है, आप उसे पढ़िए। सेकंड आता है डिस्कशन। डिस्कशन सेकंड क्या है? डिस्कशन। आपको लगा, आपने लिटरेचर सर्वे किया, आपको लगा कि ऐसा हो सकता है, फिर आपका क्या करिए, उसको डिस्कस करिए। डिस्कस किसके साथ करना है? अपने गाइड के साथ डिस्कस करें, अपने को गाइड के साथ डिस्कस करें, अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करें, अदर रिसर्चर्स के साथ डिस्कस करें, आप एक्सपर्ट्स की सलाह लें, राइट। जो प्रोफेसर्स उस फील्ड में हैं, काफ़ी वक्त से काम कर रहे हैं, या जो साइंटिस्ट जिन्होंने इन सब चीज़ों पे काम किया है अपने आपके रिसर्च इंटरेस्ट के ऊपर, उनसे बात करने की कोशिश करें, उनको मेल करें, उनको फ़ोन करें, उनको मिलने की कोशिश करें। तो जैसे भी हो आप डिस्कस करने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि डिस्कशन से बहुत सारे नए आइडियाज़ ऐसा हो सकता है कि आपके दिमाग में आए, तो इससे एक नई इन्वेंशन हो सकती है। तो डिस्कशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। डिस्कशन होने के बाद आप ये देखें, नेचर एंड ओरिजिन। नेचर एंड ओरिजिन ऑफ व्हाट? ऑफ प्रॉब्लम।
जो आपने एक रिसर्च प्रॉब्लम, जो आपने एक हाइपोथेसिस दिया है, आप देखें कि उसका क्या नेचर है, एज वेल एज वो प्रॉब्लम कहाँ से ओरिजिनेट हुई है। मतलब आप उसके पास डिस्कवरीज में जाइए। आपने जो भी सोचा है कि मुझे इस पे काम करना है, ये एक प्रॉब्लम बन सकता है, तो आप उसके पास डिस्कवरीज में जाइए, आप देखिए कि पहले उसके ऊपर क्या काम हुआ है, उसका नेचर जानने की कोशिश करें, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, वो कहाँ से ऑब्टेन हुआ है, वो जानने की कोशिश करें, और फिर उसकी पूरी जर्नी देखें कि इसके ऊपर क्या क्या काम अभी हुआ है और प्रेजेंटली क्या हो रहा है। तो ये चीज़ जानना भी बहुत ज़रूरी है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको एक रिफ्रेजिंग, फिर आपको रिफ्रेजिंग करनी है। रिफ्रेजिंग ऑफ व्हाट? रिफ्रेजिंग ऑफ प्रॉब्लम। मैंने एक प्रॉब्लम दी थी कि मतलब मैंने एक हाइपोथेसिस दिया था कि इस चीज़ पे ऐसा ऐसा हो सकता है। अब आपने जब इतना सब कुछ कर लिया, मतलब आपने लिटरेचर सर्वे भी कर लिया, आपने डिस्कशन भी कर लिया, आपने नेचर और ओरिजिन भी जान लिया, तो आप क्या करेंगे, जो आपने एक स्टेटमेंट बनाया था, अब उस स्टेटमेंट को आप रिफ्रेज कर सकते हैं। अब आप उसमें तोड़ मोड़ के उसे एक नया स्टेटमेंट का रूप दे सकते हैं और फाइनली उसे बात कर सकते हैं कि ये मैंने पर्टिकुलरली सब कुछ करके फिर ये सोचा है, तो आप उसे रिफ्रेजिंग कर सकते हैं। और फिफ्थ में आपको क्या करना है, ब्रॉड स्टेटमेंट। जब आपने इतना सारा टेक्निक्स कर लिया है स्टेप बाय स्टेप मैनर में, तो आप एक लास्ट फाइनल कंक्लूजन में आएंगे और अपना जो स्टेटमेंट है आप उसे ब्रॉडली डिफाइन करेंगे इन अ जनरलाइज्ड वे, और बताएंगे कि हमें ये करना चाहिए या नहीं, ये नहीं करना चाहिए। तो घुमा फिरा के चीज़ें वहीं पे आ रही हैं कि आपको काम क्या करना है, आपका अपना 90% से भी ज़्यादा आपका ही काम है इसमें, ठीक है। लिटरेचर सर्वे करने से लेकर बाकी सारा काम तो आपका ही है ना। डिस्कशन करना है आपको करना है, कैसे करना है वो आपको सोचना है। हाउ यू हैव टू कनेक्ट विद द पीपल, दैट यू हैव टू थिंक, राइट। तो द वर्क डिपेंड्स ऑन यू, how determined you are for your work, how enthusiastically you perform your work. So it all depends on you. So these are few techniques like the literature survey, the discussion, the knowing the nature and the origin of the problem, rephrasing your problem, and then giving a broad statement or the generalized statement for your hypothesis. Correct? So these are the technique. What is research design? उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? रिसर्च डिज़ाइन का मतलब है कि जब आप एक स्ट्रक्चर बना के चल रहे हैं, इट्स अ कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर। व्हाट इज अ रिसर्च डिज़ाइन? इट्स अ कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर, करेक्ट। आप अपनी रिसर्च का एक कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर बना के चल रहे हैं। आप बोल सकते हैं कि ये एक ब्लूप्रिंट है। क्या हम इसे ब्लूप्रिंट बोल सकते हैं, या क्या हम इसे एक फ्रेमवर्क बोल सकते हैं? आप मेरी एक बात सुनिए, जब भी हम बाज़ार से कुछ सामान लेने जाते हैं, या फिर जब भी हम कोई हमारे कुछ गोल्स होते हैं, सबकी लाइफ में अपने अपने गोल्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम एक प्लान बनाते हैं कि यार हमने अपने गोल्स को ऐसे 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 करके अचीव करना है, राइट। तो रिसर्च में भी सेम यही चीज़ है, रिसर्च में भी सेम यही चीज़ है। आपके कुछ गोल्स होते हैं और आपको उन गोल्स को कैसे अचीव करना है, उस चीज़ का ही तो आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, उस चीज़ का ही तो आप ब्लूप्रिंट बनाएंगे कि मुझे इस स्टेप में काम करना है, मुझे पहले ये काम करना है, उसके बाद मुझे ये काम करना है, उसके बाद मुझे अगला काम करना है। तो ही मैंने बोला कि रिसर्च डिज़ाइन क्या है, इट्स अ कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर, नंबर 1 इट्स अ ब्लूप्रिंट, नंबर 2 इट्स अ फ्रेमवर्क। आप इसे कैसे भी बोल सकते हैं कि ये एक कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर है, ये एक ब्लूप्रिंट है, जो काम हम करने वाले हैं उसका ब्लूप्रिंट है, ठीक है। तो वही होता है क्या, रिसर्च डिज़ाइन। अब रिसर्च डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत क्यों है? ऐसे भी तो आप काम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बट जब आप बिना रिसर्च डिज़ाइन के, बिना प्लानिंग के जब आप कोई काम करते हैं, तो क्या वो काम आपको नहीं लगता कि बहुत टाइम टेकिंग है, या वो एफिशिएंटली नहीं हो रहा है, या फिर बहुत अजीब तरीके से वो काम हो रहा है, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों को मतलब इरेडिकेट करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए अपने रिसर्च से हमें एक डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत है, ताकि हमारा काम एक स्पेसिफिक टाइम में कंप्लीट हो, हम ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएँ, हम कम समय में ज़्यादा आउटपुट दे पाएँ। इसी वजह से हम रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है। अब
एक रिसर्च डिज़ाइन जब आप बना रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, और वो बातें क्या हैं? सबसे पहली बात, व्हाट। व्हाट का मतलब है कि आपका रिसर्च क्या है, किस चीज़ पे आप काम करना चाह रहे हैं, आपका प्रॉब्लम क्या है, क्या रिसर्च प्रॉब्लम आपने उठाया है। सो व्हाट इज़ द रिसर्च प्रॉब्लम, वो आपको ध्यान रखना है। सेकंड, वेयर, आपने जो हाइपोथेसिस डेवलप की है, जो आपको लगता है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उस चीज़ पे आपको काम कहाँ करना है, आपका स्टडी एरिया क्या होना चाहिए, करेक्ट। थर्ड, हाउ। हाउ में आपको क्या, आप ये काम को कैसे कर सकते हैं, ठीक है, आपके मतलब आपका कितना टाइम लग रहा है, आपके क्या रिक्वायरमेंट्स होंगे। तो ये वेयर, व्हेन, हाउ, ये सारे सवाल आपने किसी और से नहीं बल्कि खुद से ही पूछने हैं। जब भी आप कोई रिसर्च डिज़ाइन बनाएंगे तो आपको ये सवाल खुद से ही पूछने हैं कि आपको क्या काम करना है, आपको कितना डेटा उसमें रिक्वायर्ड है, आपको कितनी चीज़ें और उसमें रिक्वायर्ड है, आपको कहाँ काम करना है, आपको कैसे काम करना है। ये सवाल आप खुद से करें और उसके बाद एक रिसर्च डिज़ाइन बनाएं, क्योंकि ये सारे सवालों के अगर आप जवाब दे देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका डिज़ाइन खुद ही डेवलप हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को आपको कंसिडर करके चलना है, करेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द, नाउ लेट अस लुक अप टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। क्या अलग अलग तरीके के रिसर्च डिज़ाइन आपके पास अवेलेबल होते हैं। सबसे पहला रिसर्च डिज़ाइन है एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइन। एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइन, एक्सप्लोरेटरी एक्सप्लोर करना, किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर करना। वेन एवर यू एक्सप्लोर द प्रॉब्लम्स कि ये चीज़ें हैं, इनमें ये प्रॉब्लम्स हैं, तो वो एक्सप्लोरेटरी में आ जाता है। जैसे हमने एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मलाइज्ड की भी बात की थी। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज़ व्हाट, यू गिव अ हाइपोथेसिस, ठीक है, आप कोई हाइपोथेसिस दे रहे हैं बट आप उसे, यू आर नॉट टेस्टिंग इट, यू आर जस्ट गिविंग द हाइपोथेसिस। अब वो आप कैसे हाइपोथेसिस दे सकते हैं, आपने एक हाइपोथेसिस बनाया है, वो हाइपोथेसिस आप कैसे बना सकते हैं, उसके भी कुछ कारण रहे होंगे। आपने किस बेसिस पे अपना कंक्लूजन दिया है। सबसे पहला बेसिस क्या हो सकता है, आपने लिटरेचर सर्वे किया, ठीक है, आपने क्या किया, आपने लिटरेचर सर्वे किया। लिटरेचर सर्वे के बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि लिटरेचर सर्वे क्या होता है, कैसे करना है, वो हम देख चुके हैं। तो सबसे पहला बेसिस तो यही हो सकता है ना एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का, कि हमने लिटरेचर सर्वे किया और सर्वे करने के बाद हमें ये लगा कि ऐसा हाइपोथेसिस हम बना सकते हैं। सेकेंडली, आप एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं। एक्सपर्ट एडवाइस KBC वाली नहीं लेनी है यहाँ पे। एक्सपर्ट एडवाइस आपको कौन सा लेना है कि जो उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट एरिया जो आपने चूज़ किया है उसमें जो एक्सपर्ट्स ऑलरेडी हैं उनसे आप एडवाइस लें कि सर या मैम, मैंने इस तरीके का काम करने की सोची है, तो इसमें और क्या हम ऐड कर सकते हैं, या मेरे काम में और किस तरीके से सुधार आ सकता है, क्या मैंने जो सोचा है वो सही सोचा है या नहीं। तो आप इस तरीके के एडवाइसेस ले सकते हैं एक्सपर्ट से जो उस फील्ड में ऑलरेडी है। थर्ड आता है केस स्टडीज़। आप ऑलरेडी, या फिर एग्जाम्पल स्टडी भी बोल सकते हैं आप इसे, ठीक है, आप इसे केस स्टडी बोल लीजिए या एग्जाम्पल स्टडी भी बोल लीजिए। आप क्या कर रहे हैं कि आप जो काम करना चाह रहे हैं उस पर ऑलरेडी मतलब कुछ ना कुछ पहले तो उससे रिलेटेड नहीं, मतलब कुछ ना कुछ उस पर्टिकुलर, सपोज मैं किसी पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज़ पे काम करना चाह रही हूँ, तो जाहिर सी बात है पहले भी कुछ ना कुछ काम उस प्लांट स्पीशीज़ पे हुआ होगा। तो आप उसको देखिए, उसे ऑब्जर्व करें, या उससे रिलेटेड बहुत सारे केस स्टडीज़ अवेलेबल होंगी, उसमें देखें आपकी किस तरीके से काम हुआ है और क्या क्या उनमें प्रॉब्लम्स आई काम करने के दौरान, या क्या उसका आउटकम निकला। तो आप इस तरीके की चीज़ें भी सोच सकते हैं। तो एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइन का मतलब समझ में आया है ना। फर्स्ट रिसर्च डिज़ाइन इज़ द एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइन, और उसके बेसिस भी हमने देख लिए, द लिटरेचर सर्विस, द एक्सपर्ट एडवाइस एंड द एग्जाम्पल स्टडीज़। सेकेंड इज़ व्हाट, सेकेंड इज़ डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक स्टडी, डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक डिज़ाइन। तो ये डिस्क्रिप्टिव डायग्नोस्टिक डिज़ाइन क्या है,
इसका मतलब है डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन का मतलब है, जैसे हमने पहले ही बात करी थी रिसर्च डिज़ाइन में, कि हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि what kind of research we are conducting, where the research we are conducting, what data is required for the research, how we are gonna do research। तो ये सारी what, when, how वाले जो सवाल, जो क्वेश्चन मार्क ऑब्टेन होंगे, वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के ही पार्ट होंगे, जहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन का यूज़ करें। और इसी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को डायग्नोस्टिक रिसर्च भी आप बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे आप कुछ स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशन, या फिर आप इसे स्टेटिस्टिकल रिसर्च भी बोल सकते हैं, स्टेटिस्टिकल डिज़ाइन भी बोल सकते हैं, बिकॉज हेयर यू विल यूज सम ऑफ द स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशन टू प्रूव योर हाइपोथेसिस और टू टेस्ट योर हाइपोथेसिस। सो डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक डिज़ाइन, ठीक है, दिस इज द डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक डिज़ाइन। थर्ड आता है हमारा, दैट इज एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। थर्ड क्या आता है? एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को, कि सपोज मैंने एक प्लांट चूज़ किया, करेक्ट, आई चोज अ प्लांट। उस प्लांट में मैंने देखा कि पहले प्रीवियस स्टडीज से कि कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, और वो कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स इम्पॉर्टेंट हैं उस प्लांट की ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने कुछ और ग्रोथ रेगुलेटर्स लिए, या फिर उन ग्रोथ रेगुलेटर्स जो कि ऑलरेडी मैंने डेटा से देखा था कि ये डेटा से अवेलेबल, इससे मेरे को ये पता चला कि ये ग्रोथ रेगुलेटर्स ज़रूरी है। मैंने उनमें से कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स को उन प्लांट से हटा दिया, लेबोरेटरी में मैंने काम किया, मैंने उन प्लांट से हटा दिया और फिर उसकी ग्रोथ को चेक किया। तो मुझे ये समझ में आया कि क्या हुआ कि मैंने जब उन ग्रोथ रेगुलेटर्स को हटाया, तो उसके हटाने से उसमें प्लांट में अभी भी ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, या उसकी ग्रोथ रुक गई है, या वो बहुत कम ग्रो कर रहा है, या किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं उसकी ग्रोथ के बेसिस पे। तो जब आप क्या करते हैं, आप एक्सपेरिमेंट्स का यूज़ करते हैं इन योर डिज़ाइन, इन योर रिसर्च। आप क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल को या तो हटा दे रहे हैं, या उसे कम कर रहे हैं, या दूसरे वेरिएबल को बढ़ा दे रहे हैं। तो इस तरीके के जब एक्सपेरिमेंट्स को आप यूज़ कर रहे हैं, that kind of design is known as experimental design, ठीक है। आप क्या करें, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहे हैं या दूसरे को बढ़ा रहे हैं, या किस तरीके से आपको एक्सपेरिमेंट करना है, तो इट इज़ completely based on the experimental basis। तो दिस इज अ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। तो तीन तरीके के हमने डिस्कस कर लिए, द एक्सप्लोरेटरी वन, द डिस्क्रिप्टिव वन एंड द एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। ओके फ्रेंड्स, तो ये स्क्रीन पे मेरी मेल आईडी फ्लैश हो रही है। अगर आपको कोई भी क्लास से रिलेटेड क्वेरीज हो तो मुझे इस मेल आईडी में आप मेल कर सकते हैं। जो मेरा रिस्पॉन्स होगा वो विद इन 24 आवर्स आपको मिल जाएगा। थैंक यू।